नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डरावने सफ़र में। जहां आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा ही नहीं बल्कि एक भूतिया सच छिपा है। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप एक भी भयानक कहानी मिस ना करें। बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो अब वीडियो शुरू होती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जिसे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कारागार परिसर माना जाता है, केवल अपराधियों के बंद होने की जगह नहीं है। इसे ऊंचे पत्थरों और कटीले तारों के पीछे सदियों का दर्द, चीखें और कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें दुनिया के सामने कभी नहीं लाया गया। यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे जेल के पुराने वार्डन और कैदी आज भी कानाफूसी में दोहराते हैं। रात के 2 बज रहे थे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड ने दिल्ली को अपनी आगोश में ले रखा था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास सन्नाटा इतना गहरा था कि दूर कहीं किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ भी पत्थर चीरती हुई महसूस हो रही थी। अविनाश एक युवा और उत्साही पुलिस अधिकारी, जिसकी हाल ही में तिहाड़ में पोस्टिंग हुई थी, अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर था। उसने सुना था कि जेल नंबर 7 के सी ब्लॉक की तरफ रात को कोई नहीं जाता। पुराने सिपाहियों का कहना था कि वहां फांसी की सजा पाए उन कैदियों की रूहें भटकती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। पुराने हवलदार राम सिंह ने बीड़ी का धुआं छोड़ते हुए चेतावनी दी थी, साहब उधर मत जाइएगा। अविनाश ने हंसकर टाल दिया था, राम सिंह जी, हम कानून के रखवाले हैं, भूतों के नहीं। डरना है तो जिंदा अपराधियों से डरिए, मुर्दों से क्या डरना। लेकिन जैसे ही अविनाश सी ब्लॉक के गलियारे में दाखिल हुआ, उसके पैरों की आहट उसे खुद डराने लगी। वहाँ की हवा बाहर के मुकाबले कई गुना ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दीवारें सांस ले रही हों। सी ब्लॉक के अंत में एक कोठरी थी, सेल नंबर 404। इस कोठरी को 10 साल से बंद रखा गया था। कहते हैं कि 2014 में यहाँ एक कैदी ने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन उसकी मौत इतनी भयानक थी कि पुलिस फाइल में उसे अप्राकृतिक करार दिया गया। अविनाश जैसे ही उस कोठरी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए मांस और जंग लगे लोहे की मिली जुली महक। उसने अपनी टॉर्च कोठरी के सरियों के बीच के अंदर डाली। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक टूटे हुए मटके और फटी हुई कंबल के। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसे एक आवाज सुनाई दी, साहब माचिस मिलेगी क्या। अविनाश की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। उसने तेजी से चारों तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा गलियारा खाली था। उसे लगा शायद यह उसका वहम है। तभी कोठरी के अंदर से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से पत्थर की दीवार को कुरेद रहा हो। अविनाश ने कांपते हाथों से फिर टॉर्च अंदर मारी। इस बार उसने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। कोठरी की पिछली दीवार पर ताजा खून से कुछ लिखा जा रहा था,
कोई हाथ नहीं दिख रहा था, बस दीवार पर लाल लकीरें उभर रही थी। वहां लिखा था, मेरा वक्त आ गया है। अविनाश पीछे हटने लगा, उसका दम फूल रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, एक भारी ठंडी मौजूदगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक साया खड़ा था, 7 फुट लंबा, धुंधला, जिसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। उस साये ने अपना हाथ उठाया। वह हाथ इंसानी नहीं लग रहा था। उंगलियां असाधारण रूप से लंबी और नुकीली थी। अविनाश की आवाज गले में ही फंस गई। तुम कौन हो? साया कुछ नहीं बोला, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जेल की लोहे की सलाखें अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें मरोड़ रही हो। तभी पूरे ब्लॉक की बिजली चली गई। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अविनाश को अपने गले पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका दम घोंट रहा है। अगले ही पल उसे दूर से राम सिंह की टॉर्च की रोशनी दिखी। साहब, आप कहाँ हैं? जैसे ही रोशनी पास आई, वह साया गायब हो गया। अविनाश फर्श पर गिर पड़ा। वह हाँफ रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। राम सिंह ने उसे सहारा देकर उठाया। मैंने कहा था ना साहब, यहाँ की हवा में जहर है। यह जेल सिर्फ गुनहगारों को नहीं पालती, यह उन यादों को भी पालती है जो मरना भूल गई हैं। अविनाश ने अपनी गर्दन छुई। वहां नीले रंग के उंगलियों के निशान पड़ गए थे। वह समझ गया था कि तिहाड़ की यह रात अभी तो बस शुरू हुई है। असली दहशत तो जेल नंबर 7 के उन अंधेरे कमरों में बंद है, जो अब खुलने वाले थे। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें तिहाड़ की ऊंची दीवारों पर पड़ी, तो अविनाश का डर कम होने के बजाय और गहरा गया। रात की उस घटना ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसकी गर्दन पर उभरे नीले निशान अब काले पड़ रहे थे। वह सीधे जेल के रिकॉर्ड रूम की ओर भागा। तिहाड़ का रिकॉर्ड रूम एक तहखाने की तरह था, जहां पुरानी फाइलों की धूल भरी महक और सन्नाटा पसरा था। अविनाश ने सी ब्लॉक और सेल नंबर 404 की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। काफी मशक्कत के बाद उसे एक पीली पड़ चुकी फाइल मिली। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कैदी नंबर 909, राघवन कसाई। राघवन एक सीरियल किलर था, जिसे 2012 में दिल्ली के बाहरी इलाकों में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या करने के जुर्म में पकड़ा गया था। उसे कसाई इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह अपने शिकार के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर दीवार पर खून से संदेश लिखता था। फाइल के पन्नों को पलटते हुए अविनाश के हाथ कांपने लगे। 2014 की एक रात राघवन ने सेल नंबर 404 के भीतर अपनी जान ले ली थी, लेकिन वह कोई साधारण आत्महत्या नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राघवन का शरीर इस तरह मरोड़ा गया था जैसे कोई सूखी लकड़ी को तोड़ता है। उसकी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े हो चुके थे और उसकी आंखें गायब थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बंद कोठरी के भीतर राघवन ने अपने ही खून से दीवार पर वही शब्द लिखे थे जो अविनाश ने पिछली रात देखे थे, मेरा वक्त आ गया है। अविनाश रिकॉर्ड रूम से बाहर निकला ही था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है।
जेल की धूप में भी उसे एक बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी नहाकर निकला हो। वह निशान सेल नंबर 404 की दिशा में जा रहे थे। साहब, आप अभी भी उन्हीं फाइलों के चक्कर में हैं। एक भारी आवाज ने अविनाश को चौंका दिया। यह जेल का सबसे पुराना जमादार चाचा था। चाचा पिछले 30 सालों से तिहाड़ में थे। अविनाश ने अपनी गर्दन के निशान छिपाते हुए पूछा, चाचा, राघवन के बारे में आप क्या जानते हैं? चाचा की आंखों में खौफ तैर गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए बोले, साहब, राघवन मरा नहीं था। उसने अपनी जान किसी शैतानी इल्म को पूरा करने के लिए दी थी। वह मरकर भी इसी जेल में रहना चाहता था, ताकि वह अपनी अधूरी प्यास बुझा सके। वह हर 10 साल में वापस आता है और 2024 चल रहा है साहब। रात के 11 बजे अविनाश ने तय किया था कि वह डर के आगे नहीं झुकेगा। वह इस बार अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ एक कैमरा लेकर सी ब्लॉक पहुंचा। जैसे ही वह सेल 404 के करीब पहुंचा, वहां का तापमान अचानक गिर गया। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू इतनी तेज थी कि अविनाश को उल्टी आने लगी। अचानक पूरे सी ब्लॉक की लाइटें टिमटिमाने लगी। तभी बगल की कोठरी 403 में बंद एक कैदी, जो चोरी के इल्जाम में वहां था, जोर जोर से चिल्लाने लगा, हटाओ इसे, इसे दूर ले जाओ, यह मुझे देख रहा है। अविनाश उस कोठरी की तरफ भागा। उसने देखा कि कैदी कोने में दुबक कर बैठा था और हवा में हाथ पांव मार रहा था। अविनाश ने चिल्लाकर पूछा, किसे हटाऊं? वहां कौन है? कैदी ने कांपते हुए हाथ से खाली कोने की तरफ इशारा किया। अविनाश ने अपनी टॉर्च वहां घुमाई और वहां कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर, कैमरे के लेंस में उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक बिना चेहरे का आदमी, जिसके हाथ सेल की छत से नीचे लटक रहे थे। अचानक उस अदृश्य ताकत ने कैदी के पैर पकड़ लिए और उसे फर्श पर घसीटना शुरू कर दिया। कैदी की चीखें जेल की दीवारों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। बचाओ साहब, बचाओ! कैदी का शरीर हवा में उठने लगा। उसका गला किसी अदृश्य फंदे से कसता जा रहा था। अविनाश ने आगे बढ़कर कैदी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक जोरदार झटका लगा और वह दीवार से जा टकराया। उसकी टॉर्च फर्श पर गिर गई और कैमरे का लेंस टूट गया। अंधेरे में उसे केवल राघवन की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। एक गूंजती हुई आवाज आई, मेरा वक्त आ गया है। मैंने कहा था। जब राम सिंह और बाकी सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोठरी 403 का कैदी मर चुका था। उसकी आंखें गायब थी और उसके शरीर पर वही नीले निशान थे जो अविनाश की गर्दन पर थे। राम सिंह ने अविनाश की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब पागलपन की झलक थी। साहब, वह एक शिकार से नहीं रुकने वाला। उसे साथ जाने चाहिए और आप अगले हैं। अविनाश को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण रूह नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है जिसे जेल की दीवारों ने सालों से पाल रखा था। कैदी नंबर 403 की मौत के बाद पूरी तिहाड़ जेल में हड़कंप मच गया था। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे कार्डियक अरेस्ट
यानी दिल का दौरा बताया गया। लेकिन अविनाश जानता था कि सच क्या है। उसने उस कैदी की फटी हुई आंखें और उसके चेहरे पर जमी दहशत को देखा था। अविनाश अब अपने कैमरे में कैद था। उसकी गर्दन के निशान अब काले पड़कर उसकी खाल के अंदर धंसने लगे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके शरीर के अंदर रेंग रहा है। तीसरे दिन की दोपहर जब अविनाश जेल के अस्पताल में अपना चेकअप करवा रहा था, उसे पुराना जमादार चाचा मिला। चाचा की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनकी आंखें लाल थी और वे बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। चाचा ने फुसफुसाते हुए कहा, साहब, अगर बचना चाहते हो तो उस इंसान से मिलो जो जेल नंबर 3 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद है। अविनाश ने पूछा, कौन? बाबा बीरबक्स, उसे लोकतांत्रिक कहते हैं। उसने 20 साल पहले कुछ ऐसा किया था कि सरकार ने उसे दुनिया से अलग यहाँ बंद कर दिया। राघवन जब यहाँ था तो वह बीरबक्स का राघवन जब यहाँ था तो वह बीरबक्स का शागिर्द बनने की कोशिश कर रहा था। अविनाश बिना वक्त गंवाए जेल नंबर 3 की ओर बढ़ा। वहाँ का माहौल और भी भारी था। बीरबक्स एक अंधेरी कोठरी में बैठा था। उसके बाल सफेद और जटाधारी थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही अविनाश सलाखों के पास पहुंचा, उसने अपनी आंखें खोल दी। वे आंखें बिल्कुल सफेद थीं, उनमें पुतलियां नहीं थीं। आ गए, शिकार खुद शिकारी के पास आया है। बीरबक्स की आवाज जैसे पाताल से आ रही थी। अविनाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे बचाइए। बीरबक्स हंसा। राघवन ने अपनी मौत नहीं चुनी थी। उसने अघोरी नरबली की शुरुआत की थी। उसे 7 ऐसी रूहें चाहिए जो डर से कांप रही हों। 3 बलि चढ़ चुकी हैं, 2 पुराने कैदी और कल रात वाला लड़का। चौथी बलि वह तुम्हारी गर्दन पर निशान छोड़ चुका है। अविनाश ने कहा, मैं इसे कैसे रोकूं? तुझे उस जगह जाना होगा जहां उसने आखिरी सांस ली थी। सेल 404 के फर्श के नीचे उसने अपनी एक चीज दफन की थी। जब तक वह चीज वहां है, राघवन इस जेल का मालिक है। लेकिन याद रखना, आज अमावस्या की रात है। आज वह अपनी पूरी ताकत में होगा। रात के 12 बजते ही पूरी जेल की बिजली गुल हो गई। वह सामान्य बिजली कटौती नहीं थी। बैकअप जनरेटरों ने भी काम करना बंद कर दिया था। जेल के चारों ओर एक अजीब सा घना कोहरा छा गया, जो दिसंबर की धुंध से कहीं ज्यादा गहरा और काला था। अविनाश एक सब्बल और टॉर्च लेकर चुपके से सी ब्लॉक की ओर बढ़ा। ड्यूटी पर तैनात संतरी अपनी जगह पर नहीं थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। अविनाश, इधर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वह सेल 404 के भीतर दाखिल हुआ। कोठरी के अंदर की दीवारें अब पसीज रही थीं। दीवारों से खून जैसा गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने फर्श के बीचों बीच मारना शुरू किया। पत्थर सख्त थे, लेकिन अविनाश के अंदर मौत का डर उसे ताकत दे रहा था। अचानक फर्श का एक हिस्सा धंस गया। नीचे एक छोटा सा गड्ढा था। अविनाश ने हाथ डालकर देखा तो उसे एक मखमली काले कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज मिली। उसने जैसे ही उसे निकाला, कोठरी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अविनाश ने टॉर्च की रोशनी उस चीज पर डाली। वह एक इंसानी खोपड़ी थी, जिस पर राघवन ने अपने खून से तांत्रिक चिन्ह बनाए थे। लेकिन वह खोपड़ी किसी वैश्य की नहीं,
बल्कि एक छोटे बच्चे की थी। अविनाश बड़बड़ाया, तो ये है उसकी ताकत का राज। अचानक कोठरी के अंधेरे कोने से राघवन का साया उभरा। इस बार वह धुंधला नहीं था, वह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुड़ी हुई थी और उसकी बिना पुतलियों वाली आंखें अविनाश को घूर रही थीं। राघवन की आवाज कमरे में गूंजी, उसे वापस रख दो, वह मेरी चाबी है। राघवन ने हवा में हाथ लहराया और अविनाश का शरीर हवा में उछलकर दीवार से टकराया। उसके हाथ से वह खोपड़ी छूटकर दूर जा गिरी। राघवन रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। वह किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक मकड़ी की तरह दीवारों पर चल रहा था। आज रात चौथी बलि दी जाएगी। राघवन की जीभ उसके फटे हुए होठों पर गिरी। अविनाश ने देखा कि उसकी टॉर्च बुझ रही थी। अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। तभी उसे पीरवक्स की एक और बात याद आई, शुद्ध लोहे और आग से ही उसका अंत होगा। अविनाश के पास माचिस नहीं थी, लेकिन उसके हाथ के पास ही पुरानी कंबल पड़ी थी और फर्श पर गिरा हुआ तेल का दिया, जो उसने पीरवक्त से लिया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कंबल को तेल में भिगोया और पास की पड़ी बिजली की नंगी तारों से स्पार्क पैदा करने की कोशिश की। जैसे ही राघवन ने उस पर झपट्टा मारा, कोठरी में एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। राघवन की रूह आग की चपेट में आते ही चीखने लगी। वह चीख इंसानी नहीं थी, बल्कि हजारों आत्माओं के एक साथ रोने जैसी थी। राघवन चिल्लाया, नहीं, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन अविनाश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जलती हुई कंबल उस खोपड़ी पर फेंक दी। जैसे ही वह शैतानी खोपड़ी आग में जलने लगी, जेल की दीवारें कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जब अगली सुबह पुलिस टीम सेल 404 में दाखिल हुई, तो उन्होंने देखा कि कोठरी पूरी तरह जल चुकी थी। फर्श पर अविनाश बेहोश पड़ा था। उसके हाथ बुरी तरह जल चुके थे, लेकिन उसकी गर्दन के काले निशान गायब हो चुके थे। राघवन का कोई नामो निशान नहीं था। सेल 404 की दीवारों पर लिखे हुए खूनी संदेश भी मिट चुके थे। लोगों ने कहा कि गैस रिवाज की वजह से आग लगी थी, लेकिन जेल के पुराने सिपाही जानते थे कि उस रात तिहाड़ ने अपना एक पुराना उधार चुकाया था। अविनाश का तबादला दूसरे शहर में कर दिया गया। उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। आज भी वह जब भी अंधेरे में होता है, उसे महसूस होता है कि कोई दीवारों को खुरच रहा है। तिहाड़ जेल की उस सेल नंबर 404 को हमेशा के लिए सीमेंट से चुनवा दिया गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस बंद दीवार के पीछे से एक धीमी सी आवाज आती है, साहब, माचिस मिलेगी क्या? यह कहानी एक चेतावनी है। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां मौत भी मरने से डरती है। तिहाड़ जेल आज भी खड़ी है, अपनी ऊंची दीवारों और कटीलों तारों के साथ, ना जाने और कितने रहस्यों को सीने में दबाए हुए। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।